I'm going back to the main discussions where we were talking about learning a programming language. When we say the learning of a programming language, every programming language starts with its character set. जैसे कि हमने हिंदी सीखना शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले छोटा, बड़ा और हिंदी की वर्णमाला को सीखा था। जैसे हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया था, तो फिर हमने ABCD अल्फाबेट्स को सीखा था। उसी तरीके से जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन-कौन से सिंबल्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर वर्ल्ड में 3 तरह के सिंबल्स होते हैं, जिनको हम अल्फाबेट बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं और स्पेशल सिंबल बोलते हैं। अल्फाबेट में हम कैपिटल और स्मॉल लेटर के इंग्लिश सिंबल्स को रखते हैं। डिजिट्स में हम 0 से 9 तक के सिंबल्स को रखते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स में हम कई सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, डॉट है, कॉमा है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, हैश सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है। All the symbols that you can see over your keyboard are equally applicable in computer programming language. तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को लर्न करते हैं। उसके बाद जब हम कैरेक्टर सेट यानी अल्फाबेट सीख जाते हैं, तो हम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। वर्ड्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सेट्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जाते हैं तो हमें वर्ब सीखना है, हमें नाउन सीखना है, हमें एडजेक्टिव सीखना है, हमें ऑब्जेक्ट सीखना है। उसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आते हैं, तो इनको हम किसी दूसरी टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कीवर्ड की बात करते हैं, वेरिएबल की बात करते हैं, आइडेंटिफायर की बात करते हैं, ऑपरेटर की बात करते हैं। और जब हम वर्ड्स में प्रोफिशिएंट होते हैं, तो फिर हम एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कि हम वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस लिखते हैं। कॉमन लैंग्वेज में जिस चीज़ को सेंटेंस बोला जाता है, यहाँ पर उस चीज़ को हम स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन या एक्सप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पर हम एक साथ कई सारी चीज़ों को मिक्स करके उनको लिखते हैं। जब हम वर्ड्स को मिक्स करते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज में हम ग्रामर रूल को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसी ग्रामर रूल को हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सिंटैक्स रूल के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि हर एक तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है कि हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से लिखें, कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इस तरीके से। जब हम इंस्ट्रक्शन सीख जाते हैं, जब हम सेंटेंस सीख जाते हैं, तो हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। और जब हम पैराग्राफ सीख जाते हैं, तो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कि हम कई सारे पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं, तो हम पैराग्राफ में किसी एक चीज़ को फोकस करते हुए उसको आंसर करते हैं। और जैसे ही हमारा फोकस चेंज होता है, हम अपना पैरा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आप लोगों को लेके जाऊँ इसी चीज़ को, तो जिस चीज़ को मैं पैरा बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को यहाँ फंक्शन बोलूँगा। और जिस चीज़ को मैं एक चैप्टर बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को एक प्रोग्राम बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस को लिखते हैं, और फंक्शंस को लिखते समय हम केवल अपने फोकस को कंसीडर करते हैं, उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए अपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। और जैसे ही हमारा फोकस चेंज होता है, मतलब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होता है, हमारा टास्क चेंज होता है, हम एक नया फंक्शन लिखते हैं, इसका मतलब हम एक नया पैरा लिखते हैं। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर होता है, वो कई सारे फंक्शन से मिलकर बनता है। उस पर्टिकुलर चैप्टर को जब हम ऐसे कई सारे चैप्टर्स को मिला देते हैं, तो हमारे पास बुक बन जाती है। अगर हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ले जाएँ, तो जब हम ऐसे कई तरह के छोटे-छोटे प्रोग्राम्स को मिलाकर एक एक चैप्टर बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पैकेज या मॉड्यूल बोलते हैं। जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, उनको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है, कि जैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज को लर्न करते हैं, उसी पैटर्न पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं। केवल फ़र्क टर्मिनोलॉजी का है और स्टेप्स का है, जिस तरीके से हम बदलते चले जाते हैं और चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती चली जाती हैं। तो हमें सेंटेंस लिखना भी आता है, हमें पैराग्राफ लिखना भी आता है, हमें पैराग्राफ को चैप्टर में कन्वर्ट करना भी आता है, और हमें चैप्टर से बुक बनाना भी आता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें सिंटैक्स आते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और इंस्ट्रक्शन से मिलके हम फंक्शंस बना सकते हैं, जिन फंक्शंस को मिलके हम प्रोग्राम बना सकते हैं, और उन प्रोग्राम को मिलके हम पैकेजेस या लाइब्रेरी मॉड्यूल्स बना सकते हैं। ये सारी लर्निंग हमने अभी तक की। इसके साथ-साथ हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी कुछ फीचर्स होते हैं, अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी कुछ पावर्स होती हैं, जो उसके स्पेशल पैकेज के तौर पर उसके यूज़र को मिलती है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देखे, जैसे कल हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात की थी, फिल्टर फंक्शन के बारे में बात की थी, मैप फंक्शन के बारे में बात की थी, जिप फंक्शन के बारे में बात की थी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी हमने इस लैंग्वेज की, जैसे जो इसके पास अवेलेबल कैरेक्टर सेट्स हैं, डेटा सेट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसको पावरफुल लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे लिस्ट के बारे में हमने बात की, डिक्शनरी के बारे में हमने बात की, टुपल्स के बारे में हमने बात की, सेट के बारे में हमने बात की, और हमने ये देखा कि कैसे हम इन चीज़ों का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सकते हैं। किसी भी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, जहां पर हम फोकस ना करें कि वो जावा है, या सी है, या सी प्लस प्लस है, या पाइथन है, तो आप पाएंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ होते हैं उसके वर्ड्स, जहां पर हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफाइड, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स की बात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है उसके उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स होते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट सिंटैक्स होते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर करने वाले सिंटैक्स होते हैं, और कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस का भी क्लासिफिकेशन करें, तो हमारे पास केवल 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे: डिक्लेरेशन, इनपुट आउटपुट, अरिथमेटिक एंड कंट्रोल।
कंट्रोल में हमने देखा कि हमारे पास डिसीजन कंट्रोल है और लूप कंट्रोल है, इनसे मिलकर एक कॉमन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके बाद जो चीजें ऐड होती हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि हमने देखा डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब पाइथन की टर्मिनोलॉजी है, ये केवल पाइथन में एग्जिस्ट करती है। यही फंक्शनलिटी अगर हमें किसी दूसरी लैंग्वेज में चाहिए तो हमें बड़ा लंबा कोड लिखना पड़ेगा, और अचीव तो हम कर सकते हैं लेकिन उसके पीछे हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वो हमको बना बनाया या पका पकाया नहीं मिलने वाला। बट पाइथन में हमें काफी सारे फीचर्स पके पकाए मिलते हैं, जिसकी वजह से हम पाइथन को इतनी वर्सेटाइल और पावरफुल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा, हमने ये देखा कि हम फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, हमने ये देखा कि हम मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, हमने ये देखा कि हम पैकेज कैसे बना सकते हैं, और ये सब हमने शुरुआत से सीखा है, जहाँ से हमने कैरेक्टर सीखे, हमने वेरिएबल सीखे, हमने ऑपरेटर सीखे, हमने डेटा टाइप सीखे, हमने डेटा वैल्यूज के बारे में बात की, हमने इंस्ट्रक्शन कैसे लिखे जाते हैं, ये सब सीखा। फाइनली वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पर कि हम एक छोटा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके अंदर या तो हम लिस्ट का यूज करें, या हम डिक्शनरी का यूज करें, या हम टुपल्स का यूज करें, हम लूप का यूज कर सकते हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजों का हम यूज करके एक छोटा प्रोग्राम लिख सकते हैं। आज मैं आपसे दूसरे तरह की बात करना चाह रहा हूँ, जहां पर हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग अलग परसेप्शन से देखा जाता है। जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग बनता है कंप्यूटर वर्ल्ड और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखने का, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्राइमरली 3 डायमेंशन के थ्रू देखता हूँ। जब मैं बात करता हूँ 3 डायमेंशन की, तो आप ये समझिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि कैसे परसेप्शन चीजों को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने 2 दोस्तों के साथ किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और वहां से 2 गाड़ियां गुजरती हैं। थोड़ी देर बाद मैं वहां पहुंचता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि यार कितनी ट्रेन गुजरी यहाँ से। तो वो तीनों बच्चे 3 तरीके से आंसर करना स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चा ये कहता है कि 2 ट्रेन गुजरी, एक लाल कलर की थी और एक नीली कलर की थी। दूसरा बच्चा कहता है नहीं, 2 ट्रेन गुजरी, एक में डीजल इंजन लगा हुआ था और एक में इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ था। तीसरा बच्चा कहता है नहीं सर, 2 ट्रेन गुजरी, एक मालगाड़ी थी और एक रेलगाड़ी थी। तो यहाँ से प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि आपको ये भी लग सकता है कि क्या 6 ट्रेन गुजरी या 2 ही ट्रेन गुजरी। तो असल में ट्रेन 2 ही थी, लेकिन उन 3 बच्चों का उन 2 ट्रेनों को देखने के परसेप्शन अलग अलग थे। पहला बच्चा ट्रेन को कलर के बेसिस पे देख रहा था, तो उसने आंसर किया कि सर एक लाल कलर की ट्रेन निकली और एक नीले कलर की ट्रेन निकली। दूसरा बच्चा इंजन पर फोकस किए हुए था, तो उसने बोला नहीं सर, 2 ट्रेन थी, एक में इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ था और एक में डीजल इंजन लगा हुआ था। तीसरा बच्चा ये देख रहा था कि कैरिंग टाइप क्या है, तो उसने बोला एक पैसेंजर ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी जिसमें लोग जा रहे थे, और एक मालगाड़ी थी जिसमें सामान जा रहा था, वो गुड्स ट्रेन थी। तो बेसिकली यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लोगों को एक ही चीज को देखने के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। तो अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी वो इस तरीके से सीखी कि हम कोई परसेप्शन क्रिएट ही नहीं करना चाह रहे थे, हम तो लैंग्वेज को सीखना चाह रहे थे, हम उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देखना चाह रहे थे। जब मैं परसेप्शन क्रिएट करता हूँ तो मैं चीजों को अपने अपने एंगल से देखना शुरू करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उनके परसेप्शन की। तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्राइमरली 3 परसेप्शन से देखता हूँ। पहला परसेप्शन जो होता है कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज कर रहा हूँ वो किस तरह के हैं। इस बेसिस पर अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन करूँ तो मेरे पास 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है: लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, if we are considering only the kind of text symbols that we are used to write the program, we can classify our programming language into 3 categories. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जहां पर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो केवल 0-1 सिंबल्स का यूज करते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करते। तो वॉट एवर वी हैव टू राइट, वी ऑलवेज हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो केवल 0 and 1 आपके पास 2 सिंबल है, इसलिए हम इसको बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज इज नॉट ईजी टू लर्न एंड इट कैन नॉट बी जनरलाइज, तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल इंडस्ट्री साइड पे यूज की जाती है। दूसरे तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्स्ट के बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर को जानते हैं उनको हम बताएं कि यहाँ पर हम उसको असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ना असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मैनोमिक कोड से मिलकर बनती है, जहां पर हम एक गिवन बाइनरी स्ट्रिंग को किसी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं और उस हिसाब से हम उसको कैरी आउट करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम सिंबल्स यूज करते हैं उनमें केवल हम डिजिट यूज करेंगे, अल्फाबेट यूज करेंगे और कुछ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अलावा हम कुछ यूज नहीं करते हैं। इन सिंबल्स को हम असेंबली लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और तीसरे तरह की लैंग्वेज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज के काफी करीब होती है, और हम केवल उसी तरीके से अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को नॉर्मल वे में लिखते हैं। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वी कॉल इट बाइनरी लैंग्वेज, और अगर मुझे बाइनरी लैंग्वेज में 3 + 5 लिखना है मान के चलो,
तो मैं पहले 3 का बाइनरी कोड जनरेट करूंगा, दिस इज 000000011। फिर मैं प्लस लिखूंगा, मान के चलो 10101010 इज इक्वलेंट टू प्लस, और फिर मान लो मैं 5 लिखता हूँ तो क्या होगा 000000101। So basically 3 plus 5, if I want to write in binary language, I will be write in the form of binary string, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ ताकि वो विजुअल और अच्छे से हो जाए। ओके, तो ये बाइनरी लैंग्वेज है जहां हम पूरा इंस्ट्रक्शन केवल बाइनरी सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन है 3+5। और दूसरा तरह की लैंग्वेज जिसको मैंने बोला असेंबली लैंग्वेज। अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में इसी चीज को लिखूंगा तो मैंने बोला कि इसको हम मेनोमेक फॉर्म के में लिख सकते हैं, और मैं लिख सकता हूँ add 0305। दिस इज अ सिंटैक्स दैट आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ असेंबली लैंग्वेज। और तीसरे तरह की लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और द जनरल पर्पस लैंग्वेज। अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखना होगा तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 3+5। Now you see the difference between in the writing if we use low level language, if we go for assembly level language, if we go for high level language. Now this is the first perception on which we look or we classify our programming language, कि उसमें हम किस तरह का टैक्स यूज करवाएं। दूसरा परसेप्शन जो होता है कि हम प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं या हम सॉल्यूशन किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो उसमें हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसको अगर हम समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपके मोहल्ले में कोई पॉपुलर मिठाई की दुकान है, और मैं आपसे कहता हूं कि जाइए आप वहां से मुझे 1 किलो मिठाई लेके जाइए। तो हम एक ऐसे बंदे से बोलते हैं उस मिठाई को लाने की जिससे वो दुकान नहीं देखी है। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। जब वो पूछेगा तो वो कहेगा मैंने दुकान नहीं देखी। तो यहाँ दो तरह की अप्रोच लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली अप्रोच ये है कि वो बंदा कहेगा टेल मी द पाथ टू रीच टू दैट शॉप, या मुझे आप पूरा रास्ता बताइए उस जगह पे पहुंचने का। और आप उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा रास्ता बताते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो पहला आप राइट लेना, फिर आप आगे जाओगे आपको एक चौराहा मिलेगा, वहां से आप एक लेफ्ट लेना, फिर आप थोड़े और आगे जाओगे तो एक और राइट लेना, सामने आपको एक नीम का पेड़ मिलेगा, उसके सामने वाली दुकान वो दुकान है जहाँ से आपको मिठाई लाना। तो आपने उस बंदे को आपने घर से उस दुकान तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप उसको बता रहे थे कि आप उस पर्टिकुलर दुकान पर कैसे पहुंचोगे। वहीं दूसरी जगह मैं आपसे ये कहता हूं कि आप उस बंदे को केवल ये कहें कि ये वो पॉपुलर दुकान है और वो उस मोहल्ले में आप चले जाइए, बट यू आर नॉट टेलिंग अबाउट द प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? यू आर रादर यू आर टेलिंग हिम अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्टिव है उस दुकान तक पहुंचना। अब वो दुकान तक कैसे पहुंचेगा दैट इज अप टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक तरीका ये है कि आप उस पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप केवल ऑब्जेक्ट पे फोकस करें। ना पहला तरीका जो आता है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की ओर अब जाता है, जहां पर हम प्रॉब्लम के प्रोसेस पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, एल्गोरिथम पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, ना कि उस एल्गोरिथम्स को रन करने वाली यूनिट पे। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक दूसरे माइंडसेट के साथ आती है, जहां पर हम वर्किंग और जो एक्शनेबल यूनिट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके अपने काम को कराते हैं। सो बेसिकली हमें पता है कि बंदा इंटेलिजेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम जिस भी बंदे को भेज रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, वो रास्ता पूछ सकता है, उसको दिखाई देता है, वो चलता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो यूज कर सकता है उस दुकान तक पहुंचने के लिए। तो हम केवल ऑब्जेक्टिव उसको देंगे और वो ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाएगा। ये परसेप्शन आता है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, जहां पर हम प्रोसेस पे ज्यादा स्ट्रेस ना देते हुए ऑब्जेक्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो ये पहला डिफरेंस आप, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड की तरफ क्या होती है। तो आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात ना करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैथोलॉजी पे बात करेंगे। तो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड मैथोलॉजी होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी होती है। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड मैथोलॉजी की लैंग्वेज होती है वो प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करती है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की मैथोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजीज की लैंग्वेज होती है वो ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करती है। नाउ व्हेन वी से अबाउट ऑब्जेक्ट, what is the object? So object, see, in the program we have seen two things. On a very first class I told you about two things, that program is a collection of data and instruction, या मैं कहूं कि डेटा और एल्गोरिथम का मिला हुआ रूप प्रोग्राम होता है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो हो गई वो एल्गोरिथम पे ज्यादा स्ट्रेस दे रही है और आप समझेंगे कि लॉजिक ऑफ कोड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डेटा को ज्यादा फोकस करेंगी और वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करके उसको लेके चलेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो मैंने बोला था कि मैं अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा कि पाइथन हर एक वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके रखती है। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो रियल वर्ल्ड में कोई भी कॉन्क्रीट थिंग, कॉन्क्रीट एंटिटी जिसके पास तीन चीजें हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हर एक इंडिविजुअल एंटिटी विच कैन एग्जिस्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स
is said to be an object. पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी एक स्टेट होना चाहिए. ओके, जैसे फॉर मी आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड so what I'm saying is where I was, okay, I was telling about the object and its three characteristics. जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ because I am an individual entity, so I am also an object. You can see this pen in my hand. This is an individual entity. This is an object. So everything which is an individual entity is going to be an object. Now every object comes with three characteristics. The first one is what we call a state of that object. Right now आप भी एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, आप ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, मैं ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन हमारी स्टेट अलग अलग है इस समय पे. आप स्टूडेंट स्टेट में हो, मैं टीचिंग स्टेटमेंट में हूँ. तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्टेट होती है जो उसको पहचानने के लिए जरूरी होती है. दूसरी चीज होती है उसका बिहेवियर, कि वो किस तरह का बिहेव करता है. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बोलता हूँ पेन. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पेन ग्लास एंड इट्स बिहेवियर दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर राइटिंग ओवर व्हाइट पेपर or any paper. So basically the behavior of this particular object is the writing. So we can access one method of this object that it can be used to write on paper or any somewhere. So जब भी हमें writing event execute करना होगा, हमें एक पेन ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा और उस पेन ऑब्जेक्ट से हम उस राइटिंग इवेंट को फायर कर सकते हैं. तो हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी कुछ बिहेवियर होती है जिनको हम बेसिकली मेथड्स बोलते हैं. इन दोनों से मिलकर एक नई कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होती है ऑब्जेक्ट में जिसको हम बोलते हैं यूनिकनेस. तो इस दुनिया में आप कितने भी तरह के पेन ले लें, वो सब यूनिकली आइडेंटिफाइबल होते हैं. दिस यूनिकनेस कम्स इनटू दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स. वन इज द स्टेट एंड सेकंड इट्स द बिहेवियर ऑफ दैट. So for example, maybe I can have the same types another pen, but when I look for the state, maybe the first pen refill has gone or it's an empty, and second pen refill is full, so we can use it for work. So we can say that one pen is in working state, another pen is not in working state. So by using this classification, we can uniquely identify these two objects. So object has three characteristics: state, behavior, and uniqueness. Now with this, why we say that object is become an important unit, so we need to bring it into the world of programming. और उसके ऊपर हमने पूरी एक मैथोलॉजी बना दी जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी कहते हैं. ऐसा क्या है इस छोटे से ऑब्जेक्ट में, इतनी पावर इसमें कैसे आ गई कि हमने इसको पूरी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ड्राइव करने की तरफ ले गया इस चीज को. तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज बेटा. जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो आप देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बता रहे हैं डेटा को. ना सारा खेल जो है ना कंप्यूटर में, वो डेटा का है. और ये डेटा इतनी वाइटल यूनिट होती है कि जैसे आजकल आप लोग जब भी यूट्यूब खोलते होंगे तो डेटा इज द न्यू ऑयल. आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा. आप समझते हैं ऑयल कितना प्रीशियस चीज है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सोने के बाद अगर कोई है तो ऑयल, क्योंकि अगर ऑयल नहीं होगा तो ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने बना रखा, ये सब चला जाएगा. आज हम बोलने लगे डेटा इज न्यू ऑयल एंड डेटा इज व्हाट द वैल्यूज दैट वी गिव टू दिस कंप्यूटर, और उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं. तो ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, इसको समझिए इसकी प्रॉपर्टीज से. So how we can use the data in a secure manner by creating it an object. तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें डेटा को सिक्योर करना है या डेटा की पर्पस को सिक्योर करना है. तो आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि हम डेटा को सिक्योर कभी नहीं करना चाहते, हम हमेशा डेटा की पर्पस को सिक्योर करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोगों से कहूँ कि मेरी गाड़ी का नंबर ही मेरा पिन नंबर है, तो वो नंबर तो मैं सबको दिखाते फिर रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी का नंबर है, हर कोई देख सकता है उसको. लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि मेरे एटीएम का पिन नंबर ही मेरी गाड़ी का नंबर है. तो उसकी पर्पस जब तक डिस्क्लोज नहीं होगी तब तक वो चीज सिक्योर बनी रहेगी. तो डेटा आप कहीं भी रखें, नो मैटर इफ इट्स पर्पस इज नॉट डिफाइंड. नाउ दिस ऑब्जेक्ट डिफाइन द पर्पस ऑफ द डेटा, दैट्स व्हाई इट इज बिकम एन वाइटल यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन की बात करूं जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, तो इस पेन का डेटा है इसकी इंक. ओके, और जब मैं बात करता हूं इस डेटा की, तो ये इंक केवल एक काम के लिए यूज की जा सकती है, दैट इज फॉर दी राइटिंग पर्पस. बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका डेटा एज पर इट्स प्रॉपर्टी ही एक्सेस हो, किसी दूसरे तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सके. अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये ऑब्जेक्ट मिट जाएगा, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट की इनबिल्ट इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी ये हुई कि ये डेटा को सिक्योर करके रखता है. ये डेटा को केवल उसकी पर्पस के हिसाब से ही एक्सेस होने देगा. जब भी हम इस डेटा को इसकी पर्पस के अगेंस्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अल्टीमेटली यू विल नॉट अचीव एनीथिंग. सो दिस इज द वाइटल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. That's why it becomes so much important. So we have created a complete methodology based on that, and now it is ruling the world of programming. Because जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते चले गए, डेटा बढ़ता चला गया, और डेटा जैसे बढ़ा तो हमें डेटा की सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ी. तो पुरानी लैंग्वेजेस जो थी, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, क्योंकि वो प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करती थी और डेटा को छोड़ देती थी, तो वहां पर प्रॉब्लम होती थी ग्लोबल एक्सेस, लोकल एक्सेस की. सो वी कैन हैव दीज पैरामीटर पासिंग काइंड ऑफ मैकेनिज्म, दोज हु अंडरस्टैंड.
and during this parameter passing, one can easily or accidentally modify your data, ultimately disturb the state of your variable. So to remove this, we introduce a new kind of philosophy of programming language where we create a data as an object, and that object can only be modified as per the method defined for it. तो आप केवल उसी तरीके से ही मॉडिफाई कर सकते हो जिस तरीके से आपने उसको डिफाइन किया है. आप उसके लिए नई मेथड डिफाइन नहीं कर सकते हो. क्योंकि आप उसके लिए नई मेथड डिफाइन नहीं कर सकते हो तो आप इंटेंशनली और एक्सीडेंटली उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो. So because of that vital property, we say that object is become an important entity, and due to this vital entity, we have introduced a new programming methodology in the world of programming language, what you known as the object-oriented programming. Now, as you can see with the name, it is object-oriented. Means everything is going to move around the object. Whatever object is saying, you have to follow it. You have to access the method of object, and accordingly, you have to pursue your work. So it is not like that, sir, I can write my own algorithm whether it is accepted by object or not. What you have to do, you have to create an object, look for the methods which are applicable on that object, and accordingly you have to design your solution. And when you do so, you will never have a chance to modify or change the value of its data. And that is the ultimate objective of object-oriented programming. That's what we call to make more secure program where data cannot be modified by external unit either intentionally or accidentally. तो हम दोनों तरीके से भी डेटा मॉडिफिकेशन से बचना चाहते हैं, कोई जानबूझ के भी ना कर सके और कोई गलती से भी ना कर सके. एंड दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली possessed by object, and so we introduce a new kind of object oriented programming methodology, what we call as OOPS. I hope this introduction part or this introductory discussion is fruitful for you. इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्यों एक दूसरी नई मेथोलॉजी की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि अब हम बड़े बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे थे. शुरुआत में हमने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए. अब अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हम IRCTC प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां आप रेलवे रिजर्वेशन कर रहे हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का इतना कॉम्प्लेक्स रेलवे है, इतनी नंबर ऑफ ट्रेन चलती हैं, 125 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है. उन सारे वैल्यूज को मॉड्यूल करते हुए आपका रिजर्वेशन कभी गलत नहीं होता है. तो जैसे जैसे आपके प्रोग्राम की साइज बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, आपको और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है. और ऊप्स उनमें से एक है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे, प्रोसीजर को फोकस नहीं करेंगे. Sir, in OOPS, each variable and function is called an object. The variable is called an object and function is called as a property of that object, जिसको हम उसका behavior भी बोलते हैं. So with this all discussion, I'm moving forward and I'll start describing you what is the object and what are other things. That's what we are discussing. So now you can see this is a simple example of object. Let me put into a full screen mode. So you see this is a simple object. It is an object of class dog. Now what can be the state of this object is like it can have a name. So आप इसको अपना pet name रख सकते हैं. ये doggy हो सकता है, ये Rocky हो सकता है, ये Bobby हो सकता है, whatever you like. So you give a name to that particular dog. It has certain color. It has a kind of breed, means we have different kind of dogs like Pomeranian, Bulldogs, Alsatian, and different breeds of dogs that we have in our society. So that breed can also be a part of the state. And here I have added one more thing, whether he is hungry or not. So that can also be a state. If it is an hungry state, certainly the behavior will change. If it is not in hungry state, the behavior is somewhat different. So what we can say is state is somehow affects the behavior of an object. Now what could be the behavior of this object? So the behavior of this object is like it can bark, it can fetching, it can bagging, it can tailing. Tailing means the movement of the tail, so it always have that movement backside. So every object comes with three things, which I said is state, behavior, and by combining these two things, it gets third characteristics, which is the uniqueness. So by using any of these features, we can uniquely identify one object in the comparison of that object. When we say object, the collection of objects we define with a term what we call a class. So object-oriented programming is basically move around these two terms. One we call object, second we call class. Object is the smallest entity, individual entity, whereas the class is a collection of homogeneous objects, means the objects which are of the same type. When we say the same types, actually we look for the behavior. So all the objects which possess the same type of behavior, we keep them into a one group and we call that group as a class. Now they can be different as per the states, means उनकी स्टेट पैरामीटर वैल्यूज बदल सकती हैं लेकिन उनके बिहेवियर नहीं बदलने वाले. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बिहेवियर सेम होते हैं उनको उठाकर हम एक ग्रुप पर रखते हैं और उस ग्रुप को हम बेसिकली क्लास बोलते हैं. सर कैन वी डेवलप अ होल वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ पाइथन? बिल्कुल हम डेवलप कर सकते हैं. देयर इज अ मॉड्यूल नेम्ड Django. आई एम राइटिंग इट DGANGO. So you look for this particular Django description
This is basically designed for website development and front-end programming and back-end programming and all this. To get a complete, what should I say, TMS kind of system, this what we call a content management system. With the help of this, you can use it. Yeah, you can go by Flask also. There are many means you can go like. So coming back to the original discussion where we're discussing about objects. So when we have objects which are showing the same type of behavior, we group them into a one cluster, or you say the one set, and collectively we call that set as a class. So class we define as a collection of homogeneous objects, or the objects which shows the same type of behavior. Now internally these objects differentiated with one another based on these states. But when we have to differentiate an object of one class with object of another class, we look for the behavior. So the object from two different class comes from or behave differently because they have different behavior, and objects from the same class are differentiated based on the state value. So obviously another dog will have certain different name, maybe its color is different, maybe the breed is different, maybe the state is different, whether he is hungry or not. So when you have to find out the uniqueness among the same class objects, you look for the state parameters, or when you have to differentiate between the object of two different classes, you look for the behavior aspect of the object. Sorry for that. So I hope the object concept is clear. That comes with three characteristics: uniqueness, state, and behavior. Now, how we can model the behavior? So basically, that is defined by the method. So every object has its own methods. These methods basically depict its behavior. Like in this slide, you can see we have two objects of same class. These two objects are of same class, and that class is a human. So basically, Einstein was also a human, and He-Man was also a human. But they both have shown a different characteristic. Like Einstein was good in study, and He-Man was good in bodybuilding and also. So as per the behavior shown by the object, we can also differentiate between them. So now state and behavior are the two things through which we can uniquely identify between these objects. This class we have already defined. This is basically a collection of objects, or I should call it collection of homogeneous objects, means the objects which are of same type. When we define a class, we define both, means we define the state of object or the parameter on which we have to define these objects. Now those parameters we generally call them member of the class, and we have to define the methods as well as. So like what kind of behavior that can be shown by the object. In this slide you can see I'm defining a class dog here, where I'm defining some of the characteristics in terms of state, number of leg, number of tails, likewise. These are the variables, and then the behavior shown by the dog, like wagging tail and barking, and these can be the behavior of a simple dog. Now with this introduction, this particular slide you can see it's more detailed way, like we have cat. Now cat, as per the state is concerned, we can look for its mood, hungry, energetic, or whether it is like saying meow or not. So as per these states, we can further extend its behavior, like it is sleepy, or it is in a mood to play, or we need to feed it. So as the state changes, the behavior of object is also changes, that I was saying. Based on these two things, like looking the state variables values, looking the behavior values, we understand these objects, and by changing from one another, actually we try to achieve our ultimate goal. So with this, now you can understand that we have seen certain data types, or I should call them a data structure in Python. So when we create the variable of that data structure, for suppose example, I create a variable of a list type. List is a data structure. Now instead of calling it a variable, now I will call it as an object, because now this object is going to have certain state and its behavior. So all the methods that we were applying over list, like we were doing appending, we were applying deletion operation, we were applying replace operation, we were applying extend operation, we were extracting the element from the list by putting the index number of that particular element. We were searching in the index. So these kind of methods, these kind of functions we were operating with the list. So these count as a behavior of the list. And now the variables that we have declared for the list, now I will call it as an object. And that object is showing a behavior in terms where we can append a new element, we can pop a new one element, we can delete one element, we can update the list. So these kind of methods we can generally call for those objects. So now you understand that why we call Python is an object-oriented. Python is an object-oriented programming language where everything is focused toward object, and the methods that can be carried out over those objects have been defined in a module. So like in case of list objects, we can have multiple methods, like we can count, we can pop, we can extend, we can append.
Like in case of dictionary, there are certain methods, like we can find out the keys of that, we can find out the items, we can find out the values of that keys. So like every different kind of the data structures that we have studied, they termed as an object, and now these objects come certain types of methods. Like in case of tuples, we know that list and tuples are more or less same. Like they have same kind of characteristics except one, that tuples variable cannot be altered, cannot be modified, cannot be updated. So we call them immutable objects. Once we make them immutable objects, you see the number of methods which are prescribed for list are suddenly swing down to only 2, 3. So all the methods that we have in case of list objects, where we can append, we can update, we can remove, we can pop, they suddenly gone, because in loop we know that, sorry, in tuples we know that tuples are immutable. So automatically these all objects will not carry those behaviors, so we cannot execute these methods over them. So now with this whole discussion, you can understand that state of an object is defined by the value that we initialize within that, and the behavior of an object is actually defined by the methods that we define over that. And the same thing I mentioned in a very first day of this internship program, where we talked about data type, and I told you about that data type is actually defined two things. One, the kind of value that is stored, and second, the kind of operations you can carry on those values. So the kind of value is what you can say the state and the parameter of that state, and the kind of operations you can consider them to be like the behavior of those data types. So here the data types is also become an object, so you can consider them an object also, where you define the kind of value that can be stored by the variable and the kind of operations that you can perform over those values. So now you see we are trying to relate everything with the philosophy that we have discussed a little ago in terms of object and classes. Now beautifully, this particular paradigm extends to a very high level, where it really becomes wonderful and beautiful in the world of programming, and it is really solving very complex problem in a very ease. Once you need to understand this science, so I call it as a science because it is an object-oriented science where you need to focus only on a single thing. If you go to your ancient history where we talk about the Shastra and these, so in see you, we have a very famous story of Arjun, जहाँ पे द्रोणाचार्य बोलते हैं एक चिड़िया की आंख को देखते हुए कि बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, और साथ में दूसरे शिष्य भी होते हैं। अर्जुन कहता है कि सर मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे शिष्यों को पेड़ दिखाई दे रहा था, उस पेड़ पे लगे हुए फल दिखाई दे रहे थे, उस पर पत्ते दिखाई दे रहे थे, उस पर डाल दिखाई दे रही थी, चिड़िया भी दिखाई दे रही थी, और शायद चिड़िया की आंख दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि अर्जुन को केवल आंख दिखाई दे रही थी और उसने बाकी सारी चीजें छोड़ रखी थी, और बाकी लोगों को सब दिखाई दे रहा था चिड़िया की आंख को। जब भी हम प्रॉब्लम को देखते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम आती है, तो ये समझ लीजिए कि वो उस पेड़ के साथ आएगी, उस फल के साथ आएगी, उन पत्तों के साथ आएगी, उस चिड़िया के साथ आएगी, और उस चिड़िया के पास जो एक छोटी सी आंख होती है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन चूंकि हम इतने सारे बैकग्राउंड नॉइज के साथ उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस आंख को छोड़ देते हैं और बाकी सारी चीजों पे फोकस करने लगते हैं। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइंस हमसे ये कहता है कि आप केवल आंख पे फोकस करना सीखें, बाकी जो इर्द गिर्द की चीजें उनको भूल जाएं, वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगी। अगर आप इसको बाकी में समझना चाहते हैं तो इसको थोड़ा पढ़ें आप लोग इसको, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टू डिस्कस लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बट फॉर मी इट इज अ रियली वंडरफुल साइंस, and I try to live my life as an object-oriented person. So I do not limit this particular science into the programming world. Even though we can have object-oriented life, we can have object-oriented study. Now, with this all discussion, let us discuss about the features of object-oriented world or object-oriented science. So basically, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को अर्जुन की स्टोरी बताई, जहां पर कि हम केवल आंख को कंसंट्रेट करें, तो ये हम कर कैसे पाते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइंस हमें ऐसा क्या पावर देता है जिससे हम केवल अर्जुन की मतलब चिड़िया की आंख ही देखते हैं, हमें बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जब आप गाड़ी सीखने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जब कार सीखने जा रहे हैं, आपके बगल में एक पहले से ही ट्रेन ड्राइवर बैठा हुआ है और आप अपनी गाड़ी को सीखने जा रहे हैं, तो वो आपसे कहता है कि तुम्हें केवल 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना है बेटा, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, और बाद में वो आपको बताता है कि कहाँ आपका एक्सीलरेटर है, कहाँ क्लच है और कहाँ ब्रेक है। इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं कहता है कि आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो इंजन में हार्स पावर जनरेट होता है, थ्रोटल होता है, पावर लगती है, आपके पास पहिए घूमते हैं, और अगर वो आपको पूरी डिटेलिंग दे दे उस पूरे सिस्टम की, तो वो साथ में ये भी कहेगा कि तुम्हें पता है कि जैसे आप एक्सीलरेटर देते हो तो इंजन में आग लग जाती है, जिससे थ्रोटल क्रिएट होता है। तो आधे बच्चे तो उतर के बाहर खड़े हो जाएंगे, सर आग लग जाती है, हम गाड़ी नहीं सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दीज 3 थिंग्स, यू completely forget about that how the gear is putting force on wheels so it is moving, how gear is changing, what kind of mechanism is actually carried out inside the engine so the throttle is created and the car start moving। ये सारी इनर डिटेल चली गई और आप फाइनली फोकस कर पा रहे हैं केवल 3 चीजों पे, जिनको हम बोल रहे हैं एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, यानी आप केवल चिड़िया की आंख ही देख रहे हैं, आपसे सारी डिटेल छुड़ा ली गई है। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन।
इसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। और ये एब्स्ट्रैक्शन वन ऑफ द की फीचर होता है उसका, दैट वी एक्चुअली गेट बाय कॉलिंग एन एनकैप्सुलेशन। सो बेसिकली नाउ यू सी व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। सो व्हाट वी डू, वी इनकैप्सुलेशन के दौर पे हम डेटा और उसमें ऑपरेट होने वाली मेथड्स को किसी एक क्लास में बाइंड कर देते हैं। नाउ आउटसाइड ऑफ दैट क्लास दीज एंटिटीज विल नॉट हैव एनी मीनिंग, दे कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ एक कैप्सूल है, इसके अंदर मैंने मेथड्स और वेरिएबल भर रखे हैं, और ये पूरा कैप्सूल की जो बॉडी है वो मुझे क्लास की तरीके से समझना है, जिसके थ्रू मैं इसको बंद करूंगा। बेसिकली हम कैप्सूल इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो दवाई होती है वो कड़वी होती है, जो हम सीधी नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक रैप में करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम डाइजेस्ट कर सकता है, और फिर हम उसको निकल लेते हैं। तो इस कैप्सूल के अंदर हमने अपनी मेथड्स को छुपा रखा है, हमने अपने वेरिएबल्स को छुपा रहा है, और हमने केवल एक एब्स्ट्रैक्टेड व्यू दे रखा है अपने यूजर्स को। जैसे कि हमने कार के ऊपर बोनट चढ़ा रखे हैं, सबको सब छुपा देते हैं, हम एक से एक डिजाइन एरोडायनेमिक्स के साथ कार बनाते हैं, लेकिन एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लिच चौके तो होते हैं। तो आदमी बॉडी देख के भी गाड़ी लेता है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ क्रिएशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन। कितना ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नाउ this is the power of object, that object always comes in the form of abstraction that hides the inner level details. What is the difference between encapsulation and a class? So encapsulation is a concept which is derived by the class in programming world. तो encapsulation एक तरह का concept होता है, एक hypothetical चीज है, जिससे हम ये समझते हैं कि हम कैसे किसी दूसरी चीजों को किसी एक यूनिट में बंद करें ना। अगर इस चीज को आपको फिजिबल करना है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, उसके लिए हम क्लास का यूज करते हैं। तो जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें हम डेटा और मेथड दोनों को साथ में डिफाइन करते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि encapsulation is a concept, and to make this concept feasible, we need to write class. So now we move forward where I was talking about encapsulation. Is it similar like a function? No, it is not similar like to a function. Function will not give us like encapsulation or abstraction. We can easily communicate outside the function by using parameter passing and all these things. But in class we cannot do that. That can only be done by with the help of objects. This is where the data security comes into play. A difference between abstraction and encapsulation. So again, I am saying that encapsulation is like see. So for this, I will tell you three things. What we call science, then we call engineering, and then we call technology. This is very much similar to like that. We have concept, we have philosophy, and we have method to implement that concept. Okay. So basically, for me, like abstraction is the philosophy where we try to hide the inner level detail of every unit, and we present only the required detail before the user. Then this can be done by encapsulation. So to run this philosophy, we need a concept through which we can make it feasible. So for this, we are actually dealing in encapsulation. So you can cover up the inner detail, and then you only show the required detail outside the word. And to make it feasible, you need a method through which you can drive, and that method is a class, or that tool is the class through which you can do that. तो जैसे आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो कैप्सूल है, इसको अगर हम समझें तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हमें एक फिलॉसफी है कि हमें कड़वी दवाई को छुपा के खिलाना है मरीज को, हम उसको नहीं दे सकते। तो किसी ने कहा यार ये इसको कैसे करें, तो कहना कि इसको रैप कर दो आप किसी एक यूनिट, तो हमने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया। अब जब हमने इसको रैप करने की कंसेप्ट जो आ गया ना, उसको छुपाने का वो मिल गया। लेकिन अब इस पर्टिकुलर चीज को फिजिबल कैसे करें, तो हमने कैसे डिवाइस बनाया, हमने कैसे मशीन बनाई जिसके थ्रू हम एक प्लास्टिक के कैप्सूल के अंदर उस दवाई को बंद कर पा रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंटररिलेटेड विद वन अनदर, एंड दैट्स व्हाई वी लर्न देम. So abstraction achieved by encapsulation, derived by class. I am saying, yeah, what is the similarity in encapsulation? See, there is no similarity. What I am saying is that these are the two different words coming from two different domains. Abstraction is a philosophy or it is an idea. Now, encapsulation is a technique through which we can do that. And to make that technique feasible, we need a way to tool. So class is a tool which is driving that technique. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन आइडिया है, इनकैप्सुलेशन वो टेक्निक है जिसके थ्रू इस आइडिया को फिजिबल बना रहा है, और फिर क्लास वो टूल है जिसके थ्रू हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं. एब्स्ट्रैक्शन आइडिया है, इनकैप्सुलेशन टेक्निक है, और क्लास वो टूल है जिससे हम उस टेक्निक को अचीव करने वाले हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट द इनकैप्सुलेशन इज. जब भी हम इनकैप्सुलेशन करते हैं, हम डेटा को छुपा देते हैं, तो समाउ वी आर मेकिंग डेटा एज अ सिक्योर. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑब्जेक्ट, कि हम ये कहते हैं कि डेटा सिक्योर होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. And when we hide the data, I will talk these access specifiers. So sometimes we need to access that data outside of that class body also, and to control this access, we have some access specifiers, and these access specifiers are basically like specified with three keywords, what we call public, private, and protected. And we generally do that. We make state or the members as a private or protected, and we make behavior as a public, because we can like, we do not share our bank account to anyone, but this is our state, whether we are wealthy or not, but we show our behavior to everyone. So generally behavior which is defined by the methods, we make them public, and the states parameters which we want to be
which we do not want to disclose to outside world, we make them private. तो यहाँ पर हम तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं, उनको हम तीन कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो केवल उस क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा पिन, एटीएम का पिन नंबर मुझे को पता है। ओके, तो प्राइवेट मेंबर्स आर द दोज मेंबर्स या जो भी मेंबर्स या जो भी मेथड्स या जो भी वेरिएबल्स आप प्राइवेट बनाएंगे वो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाहर, क्लास के बाहर उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिट दैट वी पुट एज एन एक्सेस स्पेसिफायर for any data or member of the class. The second type of access specifier that we can use is what we call protected member. यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा वन लेवल रिलैक्सेशन है। प्राइवेट मेंबर्स में हमने ये बोला कि हम केवल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास के बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन केवल वो क्लास ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं जिनके थ्रू हमने उनको इनहेरिट कराया है, यानी सब क्लास ऑब्जेक्ट इन मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक लेवल उनको एक्सेस दिया है कि आप एक लेवल और आगे चले जाए। अगर तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर जिसको हम बोलते हैं पब्लिक मेंबर, दैट गिव्स द लेवल ऑफ एक्सेस टू एनीबॉडी व्हिच कैन बी द मेंबर ऑफ क्लास, और इट कैन बी द इनहेरिटेड मेंबर ऑफ द क्लास, और you can access them outside of the class using object also. So public members are the more or most accessible members that you can have. So we have three different categories. I hope these are clear, and this will get more clear when we discuss about them in detail later. Now the next concept of object oriented programming is what we call inheritance. जैसा कि हमने देखा, एब्स्ट्रैक्शन आइडिया था, इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट है, और उसको हम ड्राइव कर रहे हैं किसके थ्रू? क्लास के थ्रू। उसी तरीके से इनहेरिटेंस भी एक कंसेप्ट है जो बेसिकली रीयूजेबिलिटी की आइडिया को ड्राइव करता है। रीयूजेबिलिटी एक बड़ा फेमस आइडिया है जो हमने फंक्शंस के साथ भी सीखा था कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार लिखेंगे और उसको जितनी बार चाहें उतनी बार इन्वोक कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली वी आर ड्राइविंग एन आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, वी आर यूजिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स? See, the protected members can be accessed by the subclass object, and these members are become the private members of the subclass, so they cannot be inherited in one level down. Means in multi-level inheritance that's not possible. While the public members are inherited as a public member to the subclass, so they can be accessed by any of them. So that's what the difference. So the visibility has changed when you change the access specifier. Private are the most secure, the next less secure is protected, and the most less secure are the public members. So I was talking about inheritance. So inheritance basically drives the idea of reusability. तो जैसे हमने समझा था कि एब्स्ट्रैक्शन के आइडिया को हम इनकैप्सुलेशन से ड्राइव करते हैं, वैसे ही हम रीयूजेबिलिटी के आइडिया को हम इनहेरिटेंस से ड्राइव करते हैं। तो अगर हमें सेम कोड को वापस से यूज करना है तो हम इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं। नाउ अगर हमें एक ही कोड को यूज भी करना है और उसको थोड़ा एक्सटेंड भी करना है तो दैट कैन ऑल्सो बी अचीव बाय इनहेरिटेंस। और जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो आप पिक देख पा रहे होंगे, जो पहला हवाई जहाज हमने बनाया था वो काफी कमजोर टाइप का दिख रहा होगा, और आज हम मतलब एयरक्राफ्ट की बातें करते हैं, हम सोनार प्लेन की बातें करते हैं, बट बोथ दीज एयरक्राफ्ट एक्चुअली हैव सम कॉमन थिंग्स टुगेदर। जैसे दोनों के पास पंख हैं, दोनों के पास थ्रोटल फोर्स है, दोनों के पास एरोडायनामिक्स है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले बेसिक हवाई जहाज से भी एक्सपेक्ट की है। नाउ लेटर ऑन वी एडेड मोर एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इन दैट। इनहेरिटेंस की मैं बात कर रहा था, तो इनहेरिटेंस एक रीयूजेबिलिटी की आइडिया को एक्सटेंड करता है, जहां अगर हमें सेम पीस ऑफ कोड को वापस से रीयूज करना है, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम फिर से क्लास की तरफ ही जाते हैं, बिकॉज क्लास इज द ओनली टूल दैट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट ऑल दीज टेक्निक्स दैट वी आर talking about, like inheritance also. But when we talk about inheritance, we come up with some new terms like base class, derived class, or main class, or super class, or subclass. Now the base class is the one from which we are inheriting the properties. जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल देखूं तो बेस क्लास कहलाएगा ये ओल्ड एयरक्राफ्ट, और ड्राइव क्लास कहलाएगा ये न्यू एयरक्राफ्ट। नाउ बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आप न्यू क्लास में ले सकते हैं, सब क्लास में ले सकते हैं, और उसके साथ हम कुछ और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज इसमें डाल सकते हैं। तो आपकी जो नया कोड है वो और ब्यूटीफुल हो जाएगा, और कॉम्पिटेबल हो जाएगा, और कैपेबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी डू विद द इनहेरिटेंस, जहां पर कि आपको एक लिखे हुए कोड को फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल उनको इनहेरिट करना है विद द न्यू कोड, एंड विद दैट यू कैन परसीव योर करियर और परसीव योर वर्क, सॉरी नॉट करियर। So when we talk about inheritance, we also come across with the terminology what we call parent class and the child class. तो जब जिसको मैंने अभी सुपर क्लास बोला उसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, जिसको मैंने सब क्लास बोला हम उसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो पेरेंट क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टीज हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल हमारे हेरिडिटी सिस्टम से आई है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों में अपने माँ बाप के कुछ गुण आ जाते हैं, लेकिन उनके पास अपने भी कुछ गुण होते हैं। तो जब भी हम इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि सर माँ बाप के जो गुण होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं, और बच्चों में अपने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं।
So means that we are using the same characteristics of father into the child, and child is also adding some new characteristics in it. So that's why it is what we call an extended part of your father. हम ये मानते हैं कि हम हमेशा यही सुनते आए अपने पिताजी के मुंह से कि तुम गधे हो गधे हो। अगर ऐसा होता तो अभी तक हमारी जनरेशन तो और गधी से गधी होती चली जाती, लेकिन हम देख रहे हैं और इंटेलिजेंट होती चली जा रही है। तो दिस इज लाइक जो बच्चा होता है वो अपने फादर से ज्यादा ही समझदार होता है। वो समझदारी किसी और सेंस में आती है, लेकिन अपने पिताजी के लिए उसका बच्चा हमेशा गधा ही होता है। तो ये आप मान के चलें। And with this access specifier, so when we deal with inheritance, actual role of access specifiers comes when we deal with inheritance, जहाँ पर कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं या लेके जाते हैं, उस समय पर हम ये एक्सेस स्पेसिफायर्स को ज्यादा देखते हैं कि हम लेवल ऑफ एक्सेस कितना देना चाहते हैं। तो अगर आपने प्राइवेट मेंबर्स कर रखे हैं तो ये मेंबर्स इनहेरिट यानी सब क्लास में नहीं जाएंगे। These are the sole property of base class. They cannot be accessed outside of the class with any other object in any condition. So the private members cannot be accessed. Then we go for the protected members. So protected members can be accessed by the subclass, and they become the protected member of the subclass. They can further be accessed also. And public members, when you inherit through publicly, they become the public member of the private class, and they can be accessed further also. So basically, the main role of access specifiers comes into play when we deal with this inheritance concept, where we want to access the properties of one class into another class by achieving inheritance in that. And the next concept of object-oriented programming is what we call polymorphism. This is my favorite, and this gives me the power to behave differently on different situations. Okay, so like what is polymorphism? As the name suggests, poly means many, morphism means form. So when your object is going to take multiple forms, that is what we call polymorphism. Now, as we have seen, the idea of abstraction is derived by encapsulation. The idea of reusability is derived by inheritance. So what do you say? What is the idea of X derived by polymorphism? So for me, the idea of interface is actually derived by polymorphism. Now you all have seen कि आपके घर में ऊपर एक टंकी लगी होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है, और वहां से आप एक कॉमन पाइपलाइन लेके आते हैं 1 इंची की, जो अलग अलग जगह पर आपको नल और टोटियां देती है। आपके बाथरूम में शावर लगा हुआ है, आपके यहाँ एक टैप नल लगा हुआ है। आप देखेंगे कि आप जैसे ही उस पाइप का इंटरफेस चेंज करते हैं, उस वाटर का फ्लो चेंज हो जाता है। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. सो बेसिकली इफ यू वांट टू ड्राइव द आइडिया ऑफ इंटरफेस, we go by polymorphism, where we only change the calling part, we only change the calling part of that value and you get a complete different test of it. So like अगर मैं टैप के थ्रू उस वाटर को लेता हूं तो मुझे कंटिन्यूअस वाटर फ्लो मिलेगा, that can easily fill my bucket. But if I want to take a shower, तो मैं उस इंटरफेस को चेंज कर दूं और उस टैप के ऊपर मैं एक शावर लगा दूं, केवल मैंने इंटरफेस चेंज किया और आप देखेंगे उसी सेम पाइप से उसी सेम पानी का एक नया रूप आपके सामने आ जाएगा. And this is what we call the power of interface, and this is actually derived by using polymorphism. So again, what I'm saying, as the idea of abstraction is achieved by encapsulation, the idea of reusability achieved by inheritance, similarly the idea of interface is actually achieved by polymorphism. Now how this idea of interface is really works in programming? So by having the same name, like you have the same water, but you can simply call it in a different way by changing the number of parameters, by changing the number of argument, by changing the type of argument. You get a different definition, you get a different output of the same function. And this is what we call function overloading. कि आप एक ही नाम का फंक्शन डिफाइन करो, लेकिन जब आप उसको कॉल करो तो उसमें या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बदल दें या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बदल दें, तो आप देखेंगे कि आपको एक नया आउटपुट मिलेगा. द सेम थिंग हैपेंड विद द एग्जांपल व्हिच आई गेव टू यू. एक ही पानी की टंकी है, एक ही पाइपलाइन है. एट द टाइम ऑफ इन्वोकिंग ऑफ दैट वाटर, मैंने उसका इंटरफेस चेंज कर दिया. मैंने वहां टोटी की जगह पे शावर लगा दिया तो मुझे शावर मिलने लगा, टोटी लगा दी तो मुझे टोटी का कंटिन्यूअस वाटर फ्लो मिलने लगा. So basically the polymorphism is a very powerful idea where it gives the power to each user, where it can define the same name functions that can act differently for the different data. तो अगर आप टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बदलते हैं, आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बदलते हैं, आप अपनी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं. तो आप एक ही नाम के कई सारे फंक्शंस लिख सकते हैं जो अलग अलग तरीके से आपको रिजल्ट दें. लेट्स वी सी आल्सो, एंड वी आर सीइंग दिस विद अदर एग्जांपल्स आल्सो, जहां पर हमने फंक्शन डिफाइन किए थे, जहां पर हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात की थी. तो जब हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे तो आपको कुछ अलग आउटपुट मिल रहा था. जब हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे उस डिस्काउंट रेट के साथ और हमने उस डिस्काउंट रेट को चेंज कर दिया था तो आपको अलग आउटपुट मिल रहा था. मतलब एक ही फंक्शन से आप 2 तरह के आउटपुट ले पा रहे हो by simply changing the number of arguments. And this kind of exercise we call it as a function overloading, and this comes under what we call a polymorphism. Now simply with this function overloading we have another concept of polymorphism, what we call operator overloading. Now the operator overloading is like फंडामेंटली हम जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो नंबर्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं. मतलब आप अगर प्लस करोगे तो आपका एक जेन्युइन
जेन्युइन जो रिफ्लेक्शन होगा वो एडिंग ऑफ 2 नंबर्स होगा, एडिंग ऑफ 2 रियल नंबर्स होगा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं 2 तारीखों को जोड़ दूं, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं 2 नामों को जोड़ दूं। जब हम 2 नामों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने की बात करते हैं, तो हम वहां जोड़ नहीं कहते, वहां उसको कॉनकैटिनेशन कहते हैं। एंड कॉनकैटिनेशन इज समवॉट डिफरेंट एज पर द एडिशन। बट हमने देखा है पाइथन के पास कैपेबिलिटी है कि पाइथन में पॉजिटिव सिंबल जो होता है, जो एडिशन ऑपरेटर जो होता है, वो नंबर को भी ऐड कर रहा है, वो स्ट्रिंग को भी कॉन्कैटिनेट कर रहा है, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इक्वली वर्क कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मींस यू आर यूजिंग अ सेम ऑपरेटर but it is having multiple definition for multiple data types. So as you change the type of data, the result got changed. तो जैसे आपने 5 और 3 दिए तो आपको 8 मिला एडिशन में, और अगर आपने स्ट्रिंग में 5 दिया और स्ट्रिंग में 3 दिया तो आपको 53 स्ट्रिंग मिला। तो वैसे मैंने बोला था कि बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ डेटा, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ डेटा, वी कैन एक्चुअली चेंज द डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन, वी कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ योर ऑपरेटर, एंड दिस इज व्हाट we say the showing the many forms of the same unit is what we call a polymorphism. I think this is clear. चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स। बेटा प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। दीज मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन क्लास। उनको हम किसी भी तरीके से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, केवल ऑब्जेक्ट ही उनको एक्सेस कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास के होना चाहिए। दूसरी चीज ये है प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम इनहेरिटेड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को प्राइवेट बनाकर इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस करते हैं तो वो इनहेरिटेड क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। जब हम इनहेरिटेड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड बन के जाते हैं, और पब्लिक मेंबर पब्लिक बन के जाते हैं। तो बेसिकली जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम केवल एक्सेस कंट्रोल इस बात पे नहीं रखते कि कौन सा डेटा कहाँ एक्सेस होगा नहीं होगा, हम इस पे भी देखते हैं कि हम इनहेरिट किस तरीके से कर रहे हैं। हम प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं, हम प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहे हैं, या हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं। अगर हम प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो मेन क्लास के सारे मेंबर्स एक्सेप्ट प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं इनहेरिटेड क्लास के। अगर हम प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड विल गो इन प्रोटेक्टेड, पब्लिक विल गो इन प्रोटेक्टेड। अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो प्राइवेट तो इनहेरिट होगा ही नहीं, protected will go in protected and public will go in public. So these are the basic difference between the access bias and the level of inheritance that you can achieve between two classes. I hope this is clear. दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट से सिक्योरिटी कैसे ज्यादा हुई, एक बार फिर से बता दो। ठीक, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो अब चूंकि हमने डेटा को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है और उस ऑब्जेक्ट पे हमने मेथड भी डिफाइन कर दिए कि वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो इसी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे एक बार अगर हमने लिस्ट बना दी तो लिस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और हमने सेट ऑफ वैल्यूज को उस लिस्ट के अंदर डाल दिया, तो अब वो वैल्यूज जो लिस्ट की मेथड है उनके थ्रू ही एक्सेस की जा सकती है, उनके थ्रू ही अल्टर की जा सकती है, उनके थ्रू ही अपडेट की जा सकती है। यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दोज वैल्यूज, यू कैन नॉट डायरेक्टली अपडेट दोज वैल्यूज, सो दैट्स व्हाई यू अचीव अ सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टुपल बनाया, हमें पता है टुपल में हमने वैल्यूज दे दी, तो टुपल के ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज होंगी अब वो अल्टर नहीं होने वाली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू वैल्यूज को देखते हैं और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो डेटा सिक्योरिटी एक इम्प्लिसिट फीचर की तरह निकल के आता है, जो कि लेके आता है। बिल्कुल कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट होता है पाइथन में। जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम क्लास को हम बोलते हैं कि दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अवर मॉडल, और जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे कुछ काम नहीं होने वाला, कोई फीजिबल एक्टिविटी नहीं आने वाली। फीजिबल एक्टिविटी विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। हम कह सकते हैं ह्यूमन 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 इज अ क्लास, ह्यूमन ऐसे होते हैं, ह्यूमन का बिहेवियर होता है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्शन करवाना है तो आपको कोई एक ऑब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा ना ह्यूमन का। सो एक्शन कैन ओनली बी स्टार्ट बाय डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, एंड एज सून एज यू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट we required one more unit what we call a constructor that basically allocates memory for them into the RAM. तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसके लिए मेमोरी डिक्लेयर होती है कंप्यूटर में, और उस मेमोरी को हम एक स्टोरेज लोकेशन की तरह जानते हैं जहां पर हम उस वैल्यू को ले जाके रख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए भी उसके जो डेटा मेंबर्स हैं उसकी मेमोरी एलोकेट होगी और उन वैल्यूज को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये काम जो है मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय पर मेमोरी एलोकेशन का या उसको इनिशियलाइजेशन का, ये काम हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराते हैं, और कंस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। What is the overloading and its types? Overloading is that giving a different meaning to any unit. If it is giving a different meaning to function, it is function overloading. If it is giving meaning to different operators, this becomes operator overloading. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक यूनिट होती है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करती है। तो प्राइमरली वो मेमोरी एलोकेट कराती है, एंड वंस द मेमोरी एलोकेशन इज बीइंग डन वो उसको इनिशियलाइज भी कर सकती है। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर का वो होता है मेमोरी एलोकेशन, एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर इनिशियलाइजिंग दैट कंस्ट्रक्टर टू देन इट कैन आल्सो इनिशियलाइज दैट। तो बेस्ड ऑन हमारे पास 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम केवल मेमोरी एलोकेशन का होता है,
पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का काम इनिशियलाइजेशन भी होता है, जिसपे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर के लिए जो इनिशियलाइज कर सके. और non-parameterized constructors, basically the constructor where you want to initialize the constructor with another object, initialize an object with another object of the same class, or where you do not passing any parameter during the creation of that object. This is what we call this Colab notebook to explain all these things in codes. Before that, let's look for the assignment, and this is the assignment which can be the part of your project. Now, to find the day of the week or the given date, please note down this assignment, and this can be the part of your project work. See, Python में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते ही नहीं है, ये डायनेमिक लैंग्वेज है बेटा. ओके, तो जब भी हम पहली बार वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो इनिशियलाइजेशन के साथ ही क्रिएट होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें गार्बेज वैल्यू जाएगी या नहीं जाएगी. Although what I am going through with the basic concept of OOPS, I hope they are clear and now you have better idea, so you can learn by yourself. See, our main focus is completing the programming and Python, and then we'll move towards data structures. What? So I am not taking each and everything in detail, like the types of polymorphism, the types of inheritance. These are the conceptual things. These things you automatically learn while practicing the programs and while doing the problem exercises. How to deal with leap years in our project, that I'm not going to disclose. So this is the assignment. Please, I was discussing about the assignment. Please note it down carefully. This can be the part of your main project assignment to find the day of the week on a given date. तो यहाँ आपको केवल ये करना है कि आपको डे पता करना है किसी भी दी हुई तारीख पे. जैसे कि मैं 8 जून 2020 अगर इनपुट में देता हूँ तो मुझे डे आउटपुट में आना चाहिए मंडे. ओके, सो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ योर मेन प्रोजेक्ट असाइनमेंट. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट. कल मैंने बोला था कि मैं आपको और कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आप लोग थोड़ा प्रोजेक्ट की तरफ मोटिवेटेड हों और मोटिवेट हों और थोड़ा और समझें. दिस कैन बी द पार्ट, and tomorrow I will discuss about all the assignment which I gave to you during this semester, this session. Encapsulation में Java और Python में कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल टूल और the way in which we code, that's the difference. Because फिर मैं बोलूँगा बेटा ये concepts हैं, encapsulation concept है, reusability concept है, sorry abstraction inheritance concept है, polymorphism concept है. ये concept है, ये language wise थोड़ी बदल जाएंगे. ये तो उसके साइंस की characteristics हैं जो हमेशा उसके साथ ही रहने वाली. तो अभी मैं आपको notebook explain करने जा रहा हूँ. Okay, so this is the notebook that we are going to discuss for today, where we talk about object-oriented programming and the concepts that we have talked about. Okay, so let us discuss today's notebook, where we will see some of the concepts that we have discussed about object-oriented programming. What is an object? So what I said, in Python, everything we call it as an object. So till now, whatever the kind of variables that we are discussing, whether it is an integer variable, it is a string variable, or it is a list variable, they all are objects. And to know that whether they are object or not, you can simply call for this type, and here you see I'm printing the type, so I'm actually getting the class, and class is of any object. So basically what we have is the definition of class. Class is a collection of homogeneous objects. So we can say that integer is an object, string is an object, and list is an object, and they are belonging to the class of int, class of string, and class of list. And we are creating the object of these class in terms of num, which is the name of a variable of integer class, char, which is the name of an object of string class, lst, which is the name of object of list class. So basically these are the three objects which are referring to these three classes, and for each of this class, let me show you what I was saying, dir, lst. Because these are the class, so every class has been defined with certain methods, और उसके पास हमने कुछ methods भी लिख रखी हैं. ये जो वेरिएबल्स हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये उन मेथड के अकॉर्डिंगली एक्सेस किए जा सकते हैं. इनकी जो वैल्यू है वो उन मेथड के हिसाब से ही ऑपरेट हो सकती है. जैसे लिस्ट के ऊपर हम अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड शॉर्ट, इस तरह की मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं. अब जैसा कि मैंने बोला था कि पाइथन जो है बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है और ये एक ओपन सोर्स है, तो आप अपनी खुद की एक मेथड भी बना सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं. लेकिन जब ये मेथड ऐड हो जाएगी तो अगली बार भी जो मॉडिफिकेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू दैट मेथड डेफिनेशन होगा. ऐसा नहीं कि कोई भी आया और उसको अपडेट कर दिया या चेंज कर दिया. लाइक जैसे ये लिस्ट है, इसमें हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, तो लिस्ट इज योर ऑब्जेक्ट एंड मेथड इज द अपेंड, एंड वी आर एक्चुअली अपेंडिंग अ न्यू एलिमेंट इन दिस लिस्ट. द एलिमेंट इज 10, and as I printing it, you see the output is 1, 3, 5, 6, 7, 9, and 10. So this new element is being added into this list. So how to define a class basically? So class is defined by the keyword class. The general approach is when you define the name of the class, you take first letter as a capital letter. So here I am defining a class named dog, and I am initializing this
this class name with first letter as a capital letter. This is a standard practice, and there is no thumb rule, like you don't need to follow it as like we do in Java. But here we take it as a standard practice, and we need to follow some of the standards of the programming world. So generally, when we go to define the class name, we always use capital letter to define the name of the class, and then we use these two small brackets in this column. This is the one way we always following with whole Python code, and because we know that there is no concept of using the curly braces and the small braces, so all the codes that you will write inside the class will automatically get indented. And the next thing that you define the constructor. The constructor of the class is this function. This is a fixed function that you will write and that you define like def underscore underscore init underscore underscore. So two times you need to use this underscore symbol before the init and after the init. And this is a common variable. That's what we call a this pointer concept. If you know about from the C++, here we call it as a self that basically refers to the objects that we are going to create or we are going to initialize. And after that, you can put the name of the arguments which are need to be initialized like name, breed, and age. So this becomes basically a parameterized constructor, and it initializes the data types or data members of the object by calling this dot operator with name and then breed with breed and the age and age. And where I am adding one method that is what we call a bark, and this simply is like woof. So this is a small template of a class. That's how you can define. So class starts with the word class keywords. Then the name of the class must always be start with a capital alphabet. After that, we always write one function that is what we call init function. This is basically a constructor that initialize or allocate memory to the object of this class. In this, you can add the data members of your object, and later you can write down the methods of your class. Like here, you have defined this in terms of bark and all. Now, when you create an object, what I said, this object will get automatically called. If you do not write, it also will get automatically call also. So like then it is what we call a default constructor. It will allocate the memory for that. So like here, I have been defined, but I have not defined this parameterized constructors with parameters. And when I create this dog, automatically the memory is going to allocate it for this with these set of values to their parameters, where name is initialized with none, breed is initialized with none, age is initialized with none. As we talked about that your constructors can be parameterized or non-parameterized. So we have three types of constructor: default, parameterized, and non-parameterized. Here, this is the default constructors which are not taking any parameters within that. Once you create an object, it automatically gets calls, and you see when you call this constructor, I have written one message inside it, which is object created. So as soon as I create an object with the class dog, this object will be called, and when you call this object, this message will automatically get printed out. So you can see the output on my screen, which is object created. Now, other case, we can have parameterized constructors where we can actually supply the value of object. So if this time I'm creating an object, as you can see, I'm actually initializing my parameters. The name has become vector, breed has become golden shepherd, and the age has become 8. So when I create this dog2, this parameterized constructor will be called, and the parameters of the object will be initialized by the arguments that we are passing at the time of initializing the object. Like here, I'm printing this dog2 details. So you see, I'm getting the dog2 details like name is vector, breed is golden shepherd, and age is 8. Now the second is like we are not passing any argument here, but still it is going to take. So we have been like, so these two docs have been created by using parameterized constructors. This display function basically display the name of them, and this bark function simply show the behavior of the dog. What is the self keyword? Self keyword is like a this pointers which reference your objects बेटा. तो जैसे C++ में हमने एक this pointer नाम का concept पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसे ही होता है self keyword. And this is non-parameterized constructor. So you see, we are not passing any parameters in this, but when we are creating the object, we are maintaining a variable that is a class variable, and every time when an object is created, we simply increment it by 1 by calling it through this class. So as I have created 3 objects of dog class, finally I get the value of this count variable to 3. As you can see, I'm printing it out. So basically, non-parameterized constructor are those in which we do not pass any variable or any argument within that. Now this is encapsulation we have seen. So encapsulation is basically like encapsulating the members and the functions into a class. So this we always do, means every class automatically follows this standard where it combines the data and the methods on the data into a single unit.
So you can see here we have this class person that comes with two members, name and gender, and with one constructor and with one method to display the person details. That's it. Now with this encapsulation, I'm also driving the concept of inheritance, where we want to drive a new class from this base class. And the syntax for driving a new class is very simple in Python. It's really very simple. What you just need to write the class keywords, the name of the derived class, and inside the bracket the name of the parent class. So our parent class is the person, and here we want to drive the parameter of this class into this new class student, which is my subclass or my type class. So what I just need to pass this class as an argument to this new class. So automatically these properties will get inherited, and these are my protected members. So they will be get inherited inside this. And here I am defined some other functions, like this is a constructor of a student class, and this is the display details of the student class function here. But inside this, I'm calling the display details of person class because now it has been inherited. So I can access this code into this new class also. And this is the main concept of inheritance, which actually drives what we call reusability. So once you create an object of a student class with some parameters, and once you call this display detail, automatically it will display all the details of person as well as of the student specific details. So in the student, we only have two variables like roll number and branch, where the persons we have two variables like name and gender. But when we are creating the student class, we are initializing all the parameters. As you can see, the name is Ron, then the gender is male, the roll number is like 1706256, and the branch is information technology. And when you display the details, it's actually displaying the details coming from two different classes. One, the two details are from the subclass, or we call it as a derived class, and the two details which are coming from the base class or the parent class. Can we define a method outside of the class definition like in C? Yes, we can do that. What's the problem in that? So to make a member to a protected member, we just need to initialize the name of the object by this underscore sign. This is a kind of expression or syntax that we use in Python. Now to make a private, as you can see, we will use these two underscore signs. And if we do not use any underscore signs, automatically the member is become public. So by using these underscore notations, we can make a member as a private member, protected member, and public member. So this is about private class. I will leave this notebook to you. When we try to access the private members, you see you will get error message displays, because as we have discussed, in case of inheritance also, the private members are not allowed to access outside of class in any way. So this is all about inheritance, where we are driving the inheritance culture by defining a base class as a vehicle and car as a drive class. The same things we were discussed above, we are defining here. And now let's talk about polymorphisms. So I think the Python is full of polymorphisms, because you see the concept of function overloading, where you have too many functions, and as per the definitions, if you pass few number of arguments, the definition gets changed. They comes with default set of arguments, and if you pass more arguments, automatically your results will get changed. So same thing we can do here, like we have the class dog, where we have the constructor of class dog. We put the name variable, initialize it with parameterized constructor, then we define one property of dog like speak, and that is what say move. And then we are defining another class with name cat. We have a parameterized constructor for this class, and then it has a different speak or different properties. Now what we are doing, we are creating a object of dog class with the name Jordan, and creating another object of cat class, creating a snowball, and then we are calling for these two same functions. Now as these two same functions have been defined in two different classes, so obviously they will be called by different objects accordingly. So when the Jordan will call for the speak function, that should be referred from the first class dog, and when snowball going to access the speak, that is directly referred to the second class cat, and accordingly they will print out like the name and then say meow and then say woof. So this is what. And here also you see I have added some more code down the line. Okay guys, so I guess these are the concept of OOPS programming, and I guess these are clear to you. Self.name, बेटा self is a disk pointer, जो मैंने बोला था, self एक disk pointer की तरह है, जो कि हम init function में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जॉर्डन, ओके, तो ये जो सेल्फ है ये जॉर्डन को रेफरेंस देने लगेगा. मतलब बेसिकली सेल्फ इज बिकम अ रेफरेंसिंग पॉइंट ऑफ जॉर्डन. एंड व्हेन यू राइट सेल्फ डॉट नेम, which means you are writing Jordan dot name, or you are initializing the data member of Jordan,
with the name Jordan. Okay, so basically self is like this pointer where you can use this pointer to reference any object of the class. Yes, we need to pass this self because every time when you access the function of the class, you need a reference pointer for the objects. That's why we pass the self keyword in every function of the class that we define inside it. फंक्शन को कैसे प्राइवेट करते हैं बताओ भाई कैसे करते हैं बाय राइटिंग इट विद टू अंडरस्कोर सिंबल्स. ये एक फैसिलिटी है पाइथन की. अगर आप फंक्शन के नाम के अंदर 2 अंडरस्कोर साइन लगाएंगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा, एक लगाएंगे तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा और एक भी नहीं लगाएंगे तो पब्लिक हो जाएगा. ये मैंने अभी बताया. It is compulsory to pass self. बिल्कुल. Syntax of constructor is this because constructor is a private member of the class. It always be a private member of the class because that can only be accessed by the object of same class. You want to initialize it. Okay, guys.